हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और इस ट्रेनिंग वीडियो की अगली कड़ी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सैलरी एंड अलाउंसेस में क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इससे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि पहली सैलरी चार्ज करने के लिए आपको क्या एक रिक्विजिट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उन सारे डॉक्यूमेंट को देने के बाद ही आपकी पहली सैलरी बनती है। जब आप रेलवे में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जब ज्वाइन करते हैं तो नए ज्वाइनिंग के बाद एक सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है और उसको पूरा करने के बाद ही आपकी पहली सैलरी बनती है। तो चलिए अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे आपकी सैलरी क्या होगा और अलाउंसेस क्या होंगे। और सैलरी में एज ए ट्रेनीज जब आप रहते हैं, जैसे आप अगर ज्वाइन करते हैं टेक्नीशियन के रूप में, टेक्नीशियन थर्ड के रूप में 1900 जीपी में, अब उनका लेवल आ गया है, लेवल 2 बोला जाता है। या अगर आप ज्वाइन करते हैं जेई के रूप में तो आपका इनिशियल क्या होगा, आपको सैलरी मिलेगी, उसमें स्टाइपन का, दैट इज कॉल्ड स्टाइपन। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तब आपको वहाँ पे रेगुलर सैलरी मिलेगी। और रेगुलर सैलरी में आपको बहुत सारे फायदे होंगे। स्टाइपन में फिक्स टाइप होता है जिसमें कि आपको जो बेसिक पे है वो प्लस जो डीए है वो दो ही एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो सैलरी जो मैंने आपको बताया कि जब रेगुलर एम्प्लॉय बनेंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 6 सीपीसी में, जो कि ओल्ड पेंशन ओल्ड वाला था और अभी न्यू है 7 सीपीसी। तो 6 सीपीसी का मतलब है कि 2016 से पहले ये 6 सीपीसी था, 2016 से 7 सीपीसी लागू हो गया। तो उस समय पे स्ट्रक्चर इस तरह से था। आज भी लगभग लोगों को ग्रेड पे के हिसाब से ही लोग ज्यादा कंफर्टेबल है, इसी की चर्चाएं की जाती है। पे बैंड 1 होता है। पे बैंड 1 का मतलब है कि 5200 से लेके और 2020 तक 20,200 तक की सैलरी होती है, उसमें ग्रेड पे डिफाइंड होता है। ये पे बैंड है, जिस पे बैंड के अंदर या तो आप 1800 ग्रेड पे में होंगे, 1900 में होंगे, 2000 में होंगे, 2400 में होंगे या 2800 में होंगे। ठीक है, ये ग्रुप डी के रूप में कहलाता है, ये सारे ग्रुप सी में कहलाते हैं। जो ये वाला पोर्शन है वो ग्रुप सी कहलाता है। ठीक है, 4600 तक। तो 1800 जीपी में अगर आ रहे हैं तो आप ग्रुप डी थे। आज भी इसका जो है 7 सीपीसी में लेवल 1 हो गया। 1900 जीपी है तो इसका लेवल 2 हो गया। अगर 2000 जीपी है तो लेवल 3 हो गया। अगर 2400 जीपी पुराने वाले में था तो आज के डेट में वो लेवल 4 में है। अगर किसी का 2800 जीपी है तो लेवल 5 में है। 4200 जीपी में है तो लेवल 6 में है और 4600 जीपी में है तो लेवल 7 में है, जो कि सुपरवाइजरी लेवल होता है। तो आपकी जो अगर ग्रुप डी में भर्ती होते हैं तो आपकी भर्ती यहाँ पे होगी लेवल 1 में। अगर आप टेक्नीशियन के रूप में भर्ती होते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रुप डी में हैं तो यहाँ पे होगा, टेक्नीशियन है तो यहाँ पे होगा, ठीक है, टेक्नीशियन 3। अगर आप जेई के रूप में भर्ती हो रहे हैं तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। और एनटीपीसी में आ रहे हैं तो देखना हो कि एनटीपीसी में आप किस ग्रेड पे आए हैं, उसके हिसाब से होगा। जैसे अगर आप सीनियर क्लर्क के रूप में आए हैं तो यहाँ पे होगा। ठीक है, उस तरह से अगर आप एएसएम के रूप में आए हैं, पहले स्टेशन मास्टर और एएसएम अलग था, अभी एक हो गया है तो भी 4200 ग्रेड पे, पहले 2800 ग्रेड पे में था, आज के डेट में 4200 ग्रेड पे में, तो सीधा आप यहाँ पे आएंगे। तो ये ग्रेड पे का स्ट्रक्चर है। और डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे है। डायरेक्ट एंट्री अभी 4600 में जनरली नहीं है, एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो ये ग्रेड पे है और आज के डेट में ये लेवल्स हैं। तो जो ग्रेड पे आपका था वो आज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में डिफाइन किया गया। जो प्रमोशन हायरार्की होता है वो भी इसी तरह से होता है, 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600। लेकिन यह वैरी करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं और आपकी एवीसी, एवेन्यू ऑफ जनरल प्रमोशन क्या है। कुछ में 1800 से 1900 में जाते हैं, कुछ में सीधा 1900 से आप 2000 नहीं है, कहीं पे 1900 से सीधा 2800 भी है, कहीं पे 2800 के बाद 4200, हर जगह है। 4200 के बाद 4600 ही इनवेरिएबली है। लेकिन ये जो 1900 से जो 2000 और 2400 है, ये जरूरी नहीं कि हर जगह हो ही। जैसे अगर ट्रैकमैन के रूप में आप अगर भर्ती हुए हैं तो 1800 जीपी में आप भर्ती होंगे, वहां से प्रमोशन होकर 1900 में जाएंगे। 1900 से उसमें 2000 का ग्रेड पे नहीं है, ट्रैकमैन में 2000 का ग्रेड पे नहीं है, सीधा आप 2400 में आएंगे, 2400 से 2800 में आएंगे, 2800 से जेई के रूप में आप 4200 में आएंगे। और अगर आप एसएससी बन जाते हैं, एसएससी इंचार्ज, तो आप 4600 ग्रेड पे में आएंगे प्रमोशंस के हिसाब से। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ग्रेड पे पहले हुआ करता था, उसकी जगह अब लेवल आ गए हैं और लेवल्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं।
लेवल्स में जो ये यहाँ तक है लेवल 7 तक वो नॉन गस्टेड है। अगर आप ग्रुप बी में प्रमोट होते हैं, जब ग्रुप बी अधिकारी प्रमोशन से आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 4800 जीपी मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एमएससीपी में भी हैं तब भी 4800 और 5400 ग्रेड पे आपको मिल सकता है। अदरवाइज दो ही माध्यम है जिसके तहत 4800 और 5400 मिलता है, या तो ग्रुप बी में प्रमोशन होगा तब, और अगर आप एमएससीपी में आपके प्रमोशंस नहीं हुए हैं, आपने 4200 में भर्ती हुआ तो आपको ये 2 ग्रेड्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक चर्चा करूंगा कि 1800 जीपी में भर्ती होते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप ग्रुप डी के रूप में भर्ती होते हैं यहाँ पे तो 18,000 रुपये आपकी बेसिक हो गई लेवल 1 में, प्लस डीए। जैसे आज के डेट में डीए 17% चल रहा है तो लगभग आपके डीए इतने हो गए, तो 18×3 21,000, प्लस एचआरए। अगर आप XYZ सिटी डिफाइन किया हुआ है तो उस हिसाब से अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं या कोई बड़े शहर मुंबई शहर में है तो 24% आपका हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 1580 रुपये है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का लेवल फिक्स किया हुआ है कि फर्स्ट और सेकेंड 1 और 2 के लिए एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 2 से लेके और 8 तक के लिए एक है, और फिर 9 से ऊपर का ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स्ड है। तो हर जगह डीए उस पर लागू होता है। उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें 1580 रुपये है मिनिमम। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन में, जो कि डिफाइन किया हुआ होता है गजट के हिसाब से कि किस दिन नेशनल हॉलीडे होगा, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, होली है, तो इन डेटों को डिफाइन किया हुआ है कि ये नेशनल हॉलीडे होगा, उस दिन उसके रेट्स फिक्स हैं ग्रेड पे के हिसाब से, तो आपको वो सैलरी मिलेगी। तो अगर मोटा मोटी देखें तो अगर आप ग्रुप डी में भर्ती होते हैं तो आपको लगभग 26 से 28 हज़ार के रूप में 26,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है। उसी तरह से अगर आप टेक्नीशियन के रूप में भर्ती होते हैं तो आपको लगभग सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो जैसे एचआरए मिनिमम 5400 रुपये फिक्स है। अगर आपको कम से कम एचआरए मिलेगा तो 5400 रुपये 5400 एचआरए मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर टेक्नीशियन के रूप में आप भर्ती होते हैं तो लगभग 30,000 प्लस आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी जो है वो बनेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ग्रेड पे डिफाइन था पहले, उसकी जगह अब लेवल हो गया है। ग्रुप डी के लिए जनरली अब ग्रुप डी रहा नहीं 7 CPC के बाद, 1800 जीपी वाले को ग्रुप डी बोलते थे। उसके लिए मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी? अगर आप टेक्नीशियन में भर्ती होते हैं और रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हैं तो मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी? अगर आप जेई के रूप में भर्ती होते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे है तो मिनिमम आपका बेसिक है 35,400 से शुरू होगा, और उसमें 17% डी, अगर डीए बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का स्लैब डिफाइंड है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके बढ़ जाएंगे। तो सब मिलाकर मिनिमम आपके 45-46 हज़ार रुपये कम से कम एज ए जेई में आप भर्ती होंगे तो आपको मिलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताया। उसी तरह से अगर ग्रुप बी में अगर आप 4200 ग्रेड पे में हैं, 5 साल नौकरी कर लिया, ग्रुप बी में आपकी प्रमोशन हो गई तो आपका मिनिमम 47,600 बेसिक हो जाएगा। ये आपके मोटा मोटी मैंने बताया कि किस तरह से सैलरी का स्ट्रक्चर्स रेलवे में है और सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग ही है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे, अलग अलग मंत्रालय में जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस आती हैं। जैसे अगर डिफेंस में जाएंगे तो उनका पे स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उसमें अलाउंसेस डिफरेंट है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे या आरपीएफ में जाएंगे तो उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो ये पे कमीशन डिफाइन करती है कि किस डिपार्टमेंट का पे स्ट्रक्चर्स क्या होगा। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया गस्टेड, स्पेशली जो नॉन गस्टेड के बारे में बताया, और गस्टेड ग्रुप बी के बारे में बताया, और पे बैंड 3 जो 15,600 हुआ करता था वो आता है ग्रुप ए ऑफिसर्स जो आते हैं सिविल सर्विसेज से, उनके लिए। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि कैसे आपके डिफरेंट पे बैंड्स हैं और उसमें अभी पे बैंड और लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि क्या क्या अलाउंसेस हैं। कुछ अलाउंसेस हैं जो रेगुलर हर मंथ मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस हैं जो आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तब मिलेंगे, कुछ अलाउंसेस हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर ट्रेड को मिलते हैं। जैसे ट्रैकमैन को हार्डशिप अलाउंस मिलता है, वैसे ही कंट्रोलर को एक अलग से अलाउंस मिलता है, जो नर्स होती है उनको एक डिफरेंट अलाउंस मिलता है, तो जो अटेंडेंट होता है उनको एक डिफरेंट अलाउंस मिलता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं एज पर द नेचर ऑफ जॉब। ठीक है। जिस तरह की नेचर ऑफ जॉब होती है उसके हिसाब से रेलवे बोर्ड ने डिफाइन कर रखी है, पे कमीशन ने डिफाइन कर रखी है, उसके हिसाब से उनको अलाउंसेस दी जाती है। कुछ चीजें नॉर्मल हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे बेसिक पे और सैलरी जो है, बेसिक आपको जिस लेवल में आप हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 जहां भी भर्ती हुए हैं उसके हिसाब से आपका बेसिक पे होगा।
डीए फिक्स है 17% है और हर समय सरकार उसकी घोषणा करती है 6 मंथली बेसिस पे, उसके हिसाब से डीए इंक्रीज होता है। जैसे अभी 17% डीए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना होगा। एक तो जो एनेक्चर सिटी है, एक्स सिटी डिफाइन किया हुआ है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसमें है कि लेवल 1 और 2 अगर आप हैं और दिल्ली और एनसीआर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड है तो आपके 1350 प्लस डीए, जो भी डीए उस समय का होगा उसका डीए का डिटेल मिलेगा। अगर लेवल 3 में है और लेवल 8 तक आप हैं तो आपको 3600 रुपए प्लस डीए मिलेगा। अगर आप लेवल 9 से ऊपर हैं तो आपको 7200 रुपए प्लस डीए, जितना भी डीए होगा उतना आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिलेगा। उसके अलावा एचआरए है, जो हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, उनको मिलता है जिनको घर नहीं मिलती है। आप क्वार्टर के लिए आते हैं, अपने एंटाइटलमेंट के हिसाब से अप्लाई करते हैं, अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको एचआरए प्रदान की जाती है। मिनिमम एचआरए 5400 रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, ठीक है। उसी तरह से एनडीए है, नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस डिफाइन किया हुआ है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस प्रत्येक गेट पे के हिसाब से कितना होगा, जितना नाइट ड्यूटी आप करेंगे उसके हिसाब से आपको एनडीए मिलता है, क्योंकि ट्रेन जो है रुकती तो है नहीं, 24 घंटा चलती है, तो उसके लिए आपको नाइट ड्यूटी अगर आप करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। उसी तरह से नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, गजट में प्रकाशित होता है नेशनल हॉलीडे, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उस दिन आपको अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसके हिसाब से आपको एनएचए मिलेगा। ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस ये आपके सैलरी में जुड़ के आ जाता है। उसी तरह से ओवर टाइम है, जहां भी रोस्टर्स डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप कहीं पे 8 घंटे का रोस्टर है, कहीं पे 12 घंटे के रोस्टर है, कहीं पे 6 घंटे के रोस्टर है, जो कि एचओईआर के हिसाब से डिफाइन होता है। एचओईआर एक्ट है 2005 का, उसके हिसाब से डिफाइन होता है। तो उससे ज्यादा अगर आप ड्यूटी करते हैं, वहां पे एम्प्लॉय कम है, तो आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। उसके रेट, उसके फार्मूलाज डिफाइंड है, उसकी प्रक्रिया, उसके तहत से आप ओटी के लिए अप्लाई करेंगे और ओवर टाइम आपको मिलेगा। उसी तरह से ड्रेस अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस जनरली जो एम्प्लॉइज हैं उनको 5000 रुपीज मिलता है, लेकिन जो स्टेशन पे काम करते हैं उनका, या जो हमारे स्टाफ नर्स हैं, हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, उनके लिए ड्रेस अलाउंस का जो स्लैब है वो डिफरेंट है। तो 5000 रुपए इसमें आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में जनरली मिलता है, और अगर आप स्टेशन मास्टर के रूप में भर्ती हुए हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, जो कि 2 बच्चों के लिए मिलता है, 2250 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसमें मिलता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, और 2 बच्चों के हिसाब से मिलता है। उसी तरह से किलोमीटर अलाउंस सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए है, जो कि किलोमीटर अलाउंस उनको मिलता है। रनिंग स्टाफ को एक अलग से बेनिफिट्स दिए गए, जिसके लिए मैं अलग से आपको एक अलग से क्लास में बताऊंगा, एक अलग ट्रेनिंग वीडियो में रनिंग स्टाफ की सारी डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि वो काफी विस्तृत है। उसी तरह से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मैंने बता चुका हूं मैं। बोनस जो है वो भी हर साल अनाउंस होती है, उसके हिसाब से आपको बोनस मिलते हैं। लेकिन आप जब सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती होते हैं तो एक जगह परमानेंट तो रहते नहीं है, आपकी बार बार ट्रांसफर भी होती है। पीरियडिकल ट्रांसफर 4 साल पे होती है जनरली। तो जब ट्रांसफर होता है तो आपको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, जो आपके बेसिक का 80% होता है, अगर आप 8 किलोमीटर से दूर हैं तो। उसी तरह से लिव इनकैशमेंट एक फैसिलिटी है जो प्रदान की गई है चिल्ड्रन सीपीसी में। लिव इनकैशमेंट में क्या होता है कि आपके खाते में सर्टेन लीव्स होनी चाहिए मिनिमम, तो 10 दिन का लिव इनकैशमेंट ले सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी अगर मान लीजिए कि 30,000 रुपए है, तो एक दिन की सैलरी 1000 रुपए हुई, तो 10 दिन का 10,000 रुपए आपको मिलेगा, बट उसके लिए 2 साल का गैप चाहिए, और मैक्सिमम पूरे सर्विस में आप 60 दिन का लिव इनकैशमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और रिटायर होते तो उसमें आपको कितना लीव चाहिए, मैक्सिमम लिव इनकैशमेंट कितना मिल सकता है, 300 डेज। तो और आपको लीव कितनी हर साल ऐड होती है वो आपको मालूम, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो उसको आप देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हर साल आपकी लीव कितनी एलएपी ऐड होती है और एलएचएपी ऐड होती है। तो लिव इनकैशमेंट भी एक फैसिलिटी है जिसके तहत आपको ये चीजें मिलती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया बेसिक, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए, एनडीए, एनएचए, ओवर टाइम, ड्रेस अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, बोनस, और इनके अलावा भी आपको जो है वो क्या मिलता है, इनके अलावा भी अगर कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिकल रिइंबर्समेंट भी मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप बीमार हो गए, रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है, और वहां पे आपका रेफर कर दिया गया, वहां पे जो आपके खर्चे होते हैं वो मेडिकल रिइंबर्समेंट के रूप में आपको प्रदान किए जाते हैं। तो भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। अब सपोज आप रेलवे में हैं और हर समय आप अभी रात में आप देखना चाहते हैं, अभी रात के मान लीजिए कि 7 बजे 8 बजे, और आपको सडनली याद आता है कि मैं देखूं कि मेरी सैलरी कितनी बन रही है, तो कैसे देख सकते हैं। तो अभी रेलवे ने, जो क्रिस है रेलवे का, इसने एक सर्विस शुरू की है, उसको रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस बोलते हैं, RESS। क्या बोलते हैं, RESS। अगर इसमें आप जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा
इसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना पीएफ नंबर डालेंगे, अपना डिटेल डालेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आई पास डेटा में अपने बिल क्लर्क को अपना मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर्ड करा लीजिए। तो उसके तहत RESS में रजिस्टर्ड होकर आपको एक OTP आएगा और आप ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप जब चाहे तब आप अपनी सैलरी पूरे साल की, एक साल नहीं अभी 4-5 साल की सैलरी, जिस महीने की सैलरी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लिव इन कैशमेंट देख सकते हैं, आप अपना पीएफ डिटेल देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मैं हर एक रेल कर्मचारी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को RESS में रजिस्टर्ड कराएं, ताकि आपको हर समय जब भी आपकी सैलरी आती है तो आपके जो मैसेज है उस बॉक्स में भी आएगा और आप जब चाहे तब आप देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब इनके अलावा कुछ डिडक्शंस भी करती है रेलवे। जैसे अगर रेलवे क्वार्टर मिला हुआ है तो वाटर चार्जेस, बिजली के चार्जेस आपके डिडक्शंस होंगे। उसी तरह से आपके पीएफ के डिडक्शंस होंगे, एनपीएस जो 10% करता है उसका डिडक्शंस होगा। तो कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। अगर आप NZRE नॉर्दर्न रेलवे जो हमारा सोसाइटी है उसमें अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी अगर आपने कुछ लोन ले रखा है तो वो भी आपके जो उसमें डिडक्शन है वो होंगे। तो बेसिक डिडक्शंस भी होंगे। तो मैंने आज आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, और सैलरी अलाउंसेस स्टाइपेंड के रूप में जब आप एज ए ट्रेनर थे तब मिलता है, और जब रेगुलर एम्प्लॉय बनते हैं तो आपको सैलरी कैसे मिलती है, लेवल क्या है, उनके ग्रेड पे क्या है, और ग्रेड पे के अलावा ये फैसिलिटी एक रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें इसमें सजेशन भी दें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर अपना जो पूछना चाहते हैं वो डिटेल डालें। धन्यवाद। थैंक यू।